सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12 के अंतर्गत जो फिजिकल एजुकेशन और योगा सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, मनोवैज्ञानिक पक्ष। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसको भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम इसका फर्स्ट भाग पढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। तो देखिए, अपन वही चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि आपके मेन एग्जाम में आने वाले हैं। ये जो बुक है, इस विषय से आपके TMA के जो चैप्टर भी दे रखे हैं, तो TMA के चैप्टर से आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यहाँ मैं जो भी चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ वो जो चैप्टर है आपके मेन एग्जाम में आने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं, मनोवैज्ञानिक पक्ष। तो देखो, मनोवैज्ञानिक पक्ष का मतलब होता है कि हमारे जो शारीरिक जो हमारा शारीरिक पक्ष है उसमें मनोवैज्ञानिक किस तरह से काम करता है, ये पक्ष किस तरह से हमारे संज्ञानात्मक विकास है, हमारे भावात्मक विकास है ना, खेल के जरिए इन पक्षों का हम विकास करते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। और किस तरह से हमारी रुचि, हमारी मनोप्रेरणा इसमें जो है ज़्यादा ज़्यादा सहयोग करती हैं। देखो, वह लड़की फुटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है, हाँ उसकी उसमें रुचि है। देखो, इस तरह से एक वार्तालाप चल रहा है। हाँ, उसमें रुचि है, लेकिन उसके पिता उसे फुटबॉलर बनाने की जगह एक इंजीनियर बनाना चाहते थे। देखो, लड़की तो फुटबॉल खेलना चाहती है, लेकिन पिताजी क्या बनाना चाहते हैं उसको, एक इंजीनियर। उसने इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश ले लिया, पर वह उसे पास नहीं कर पाई। उसके पिता ने वह जो चाहती है उसका कभी भी समर्थन नहीं किया और उसके व्यवहार को समझने में विफल रहे। उन्हें बच्चे का मनोविज्ञान समझने की जरूरत थी। देखो, बच्चे का मनोविज्ञान क्या था, यानी इस लड़की का रुचि किस में थी, रुचि इसकी थी फुटबॉल खेलने में, लेकिन पिता क्या बनाना चाहते तो इंजीनियर। तो हमें जो है बच्चा जो होता है उसकी जो उसके ऊपर हमारी इच्छाओं को थोपना नहीं होता। हमें बच्चे की इच्छा, उसकी प्रतिभा, उसकी रुचि किस में वो जानकर उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाना होता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक समझ होती है जिसको हमें समझना होता है। मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान वह क्या है, तो अब हम मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। तो देखो, उपयुक्त वार्तालाप से हम ये समझ सकते हैं कि बाल मनोवृत्ति को समझने के लिए माता पिता को मनोविज्ञान के बारे में अवश्य जानना चाहिए। तो बाल मनोवृत्ति यानी बालक की जो मनोवृत्ति होती है, बालक की जो इच्छाएं होती है, मन की जो वृत्तियाँ होती है, उसको रुचियाँ होती है, उसको समझने के लिए एक पेरेंट्स को भी मनोविज्ञान पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, वे किशोरावस्था में कई चुनौतियों का सामना करते हैं। उसका व्यक्तित्व कैसा है, वह कौन सी प्रेरक शक्ति है जो उसे कुछ करने के लिए विवश करती है, चीज़ों को सीखने की उसकी क्षमता क्या है। इसके अतिरिक्त अन्य कई कारक होते हैं जो उसके प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं। आइए हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशें और सक्रिय वार्तालाप से उत्पन्न हुए हैं। तो हम सभी उन उत्तरों को तलाशेंगे जो कि इस वातावरण से उत्पन्न हुए हैं। तो उद्देश्य, एक किशोर की समस्याओं एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को समझ सकेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद एक किशोर अवस्था वाले जो बालक होते हैं ना, उनकी जो समस्याएं क्या क्या होती है, उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या होती है ना, वो हम समझ सकेंगे। अगला है व्यक्तित्व, अधिगम और अभिप्रेरणा की संकल्पना की व्याख्या कर सकेंगे। यानी व्यक्तित्व क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो अधिगम क्या होता है और अभिप्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, कई बार हम किसी मोटिवेशन को प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों का विश्लेषण कर सकेंगे और योग के भावात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का संकलन कर सकेंगे। तो इस तरह से इस पाठ को पढ़ने की हमारा उद्देश्य है। अब हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे किशोरों के लक्षण, कि किशोरों में क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि वो बालक किशोरावस्था में पहुंच गया है, क्या उनकी उम्र होती है। तो देखो, किशोर अवस्था वैसे 10 से 19 साल के बीच में आ जाती है, यानी कि हम इसको टीनेज कहते हैं। वैसे 13 साल से 19 साल के बीच में, यानी 12-13 साल के से 19 साल के बीच में जो टीनेजर की अवस्था होती है, किशोर अवस्था होती है। लेकिन आजकल के वातावरण और थोड़ा खान पान की वजह से किशोर अवस्था के कुछ लक्षण पहले भी दिखाई देने लगते हैं बच्चों में, जो कि 10 साल के अंतर्गत ही दिखाई देने लगते हैं। तो देखिए, एक बालक वृद्धि विकास के विभिन्न चरणों से गुजरता है। तो एक बालक क्या करता है, वृद्धि और विकास के विभिन्न चरणों से गुजरता है, जैसे कि किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और वृद्धावस्था। तो वृद्धि विकास का कौन सा चरण हुआ, बच्चा शैशवावस्था से गुजरता है, बाल्यावस्था से गुजरता है, किशोर अवस्था से गुजरता है और वैव्य अवस्था से गुजरता है। यानी कि वो शैशवावस्था में प्रवेश करता है, यानी कि छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, वो शैशवावस्था कहलाती है। तो 3 साल ना 2-2.5 साल तक उसकी शैशवावस्था होती है। फिर 3 साल से लेकर उनकी जो है 8-10 साल तक उनकी बाल्यावस्था के अंतर्गत वो आता है। फिर है किशोरावस्था, 10 साल 12 साल से लेकर उनकी जो 19 साल तक की किशोरावस्था है, और 19 के बाद में जो उनकी वृद्धावस्था आ जाती है। बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था
व्यस्त होने के बीच की संक्रमणकालीन अवधि किशोरावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था यानी कि जो बच्चा 8-9 साल का होता है, 10 साल तक का होता है, वो बाल्यावस्था तक रहता है। उसके बाद में वयस्क अवस्था 19 साल के बाद में वो वयस्क हो जाता है। तो उसकी जो बीच की अवस्था होती है 10 से लेकर 19 साल के बीच की जो अवस्था होती है वो किशोर अवस्था के अंतर्गत आती है। संक्रमक काल होता है वो किशोर अवस्था कहलाता है। किशोर अवस्था आमतौर पर टीनेज है, लेकिन ये अवस्था कब से प्रारंभ होती है ये कहना बहुत कठिन है। हालांकि युवावस्था के आरंभिक समय में परिपक्वता की उम्र तक किशोर अवस्था आरंभ होती है, यानी कि युवावस्था के आरंभिक से लेकर परिपक्वता तक, है ना, ये किशोर अवस्था आरंभ होती है। सामान्यतः ये 10 से 19 साल तक होती है। यौवन आरंभ के दौरान शरीर विकास तीव्र गति से होता है। जब यौवन आरंभ होता है उस समय, यानी कि जब जवानी बढ़ती है बच्चों में, तो उस समय उसके शरीर का विकास भी तीव्र गति से होता है। उसमें शरीर में कई तरह के परिवर्तन आने लगते हैं। विशेषकर लैंगिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं जो आरंभिक 2 वर्षों तक जारी रहते हैं, और इस अवस्था को किशोर अवस्था की शुरुआत के रूप में भी जाना जाता है। लड़कों में यौवन की शुरुआत रात्रि संकलन द्वारा एवं लड़कियों में पहले मासिक धर्म चक्र द्वारा चिन्हित होती है। किशोरों में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और भावात्मक परिवर्तन। ये परिवर्तन किशोरों के शरीर में हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण होते हैं। ये परिवर्तन एक समान होते हैं। देखो, तो किशोरों के अंदर कुछ जो ये परिवर्तन होते हैं उसको कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन या शरीर में कुछ परिवर्तन होता है। संज्ञानात्मक परिवर्तन यानी कि उसको सीखने के, समझने में, है ना, समस्या को सुलझाने के तरीके में, ये संज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। यानी बच्चा सीखता है ना, समझता है, समस्या को सुलझाता है, नए नए तरीके विचारता है, तो ये संज्ञानात्मक परिवर्तन हो गया। सामाजिक परिवर्तन, वो समाज में भी उसका कुछ व्यवहार परिवर्तन होने लगता है। भावात्मक परिवर्तन, उनकी भावनाओं में कुछ परिवर्तन आने लगता है। तो ये सभी परिवर्तनों को इन भागों में बांटा गया है। ये परिवर्तन किशोरों के शरीर में हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण होते हैं। ये परिवर्तन एक समान होते हैं, लेकिन सभी किशोरों में इस समय में हुए परिवर्तन एक तरह के नहीं हो सकते। देखो, ये परिवर्तन तो समान है, लेकिन सभी किशोरों में कुछ समान परिवर्तन हो और कुछ नहीं भी होते हैं ना। कुछ परिवर्तन उनमें समान नहीं होते, बल्कि कुछ जैसे शारीरिक परिवर्तन सभी में समान होते हैं। इसका आशय ये है कि सभी किशोर एक ही समय में विकसित नहीं होते, क्योंकि, है ना, किशोर अवस्था जो है सभी किशोर एक समय में विकसित नहीं होते। कई बार कुछ किशोर ऐसे होते हैं जो 18-19 साल या 17-18 साल में कुछ उनका शरीर में जल्दी से बदलाव आता है। ठीक है, तो जो ये समय है किशोर अवस्था की, उसमें सभी विकास एक समय में एक साथ नहीं होता है, लेकिन इस अवस्था में परिवर्तन होता जरूर है। ठीक है, कुछ किशोर बहुत जल्दी परिपक्व हो जाते हैं और कुछ बहुत देर से परिपक्व होते हैं। आपने देखा होगा कई किशोर में बहुत जल्दी दाढ़ी मूंछ आ जाती है ना, कुछ को कुछ समय बाद में आती है ना। तो कुछ बहुत जल्दी परिपक्व दिखने लगते हैं, कुछ बहुत देर बाद, बहुत समय बाद में, यानी किशोर अवस्था के जो लास्ट स्टेज में भी वो दिखाई देने लगते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। एक ही उम्र के 2 किशोर में एक ही ऊंचाई, वजन या एक ही बौद्धिक प्रतिभा नहीं हो सकती। आपने देखा होगा 2 किशोर अवस्था के बालक है और एक ही वो किशोर अवस्था में है, लेकिन उनमें ऊंचाई है, उनका वजन है, उनके बौद्धिक प्रतिभा है, वो समय दोनों में समान नहीं होगी। लेकिन वे इस अवस्था में अपनी अधिकतम ऊंचाई, वजन और बौद्धिक विकास को प्राप्त करेंगे। लेकिन उस किशोर अवस्था की अवधि के अंदर जो उनकी 10 साल से 19 साल की अवधि है, उसमें वो अपनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं, अधिकतम वजन प्राप्त कर लेते हैं और अधिकतम अपनी बौद्धिक क्षमता वो प्राप्त कर लेते हैं। किशोर अवस्था से संबंधित विशेषताओं के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है। पहला देखते हैं हम शारीरिक परिवर्तन। तो देखो, इस अवस्था में बच्चा शारीरिक विकास की ओर अधिकतम सीमा को प्राप्त कर लेता है। शारीरिक विकास में वो अधिकतम सीमा को प्राप्त करता है। हड्डियां और मांसपेशियां अपने अंतिम आकार को प्राप्त करती है। यानी किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है। तो इस अवस्था के दौरान, यानी बच्चे कहते हैं ना 18-19 साल तक की उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, उसकी शारीरिक मांसपेशियों का आकार जो विकसित होना होता है उतना हो जाता है। ठीक है, अंगों की वृद्धि और कार्य अपने चरम पर होते हैं। सभी ग्रंथियां लगभग सक्रिय हो जाती है, ऊंचाई और वजन में वृद्धि और अपनी अंतिम सीमा को प्राप्त करते हैं। यौवन के दौरान इन घटनाओं का अनुक्रम किशोरों के में समान होता है। हालांकि विकास में समानता की दर हर व्यक्ति में समान नहीं हो सकती। इस कारण से कालानुक्रमिक वर्षों में इस अवधि को खोजना मुश्किल है। इसके अतिरिक्त बच्चा लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है और प्रजनन करने की क्षमता को प्राप्त कर लेता है। यानी वो लैंगिक रूप से भी विकसित हो जाएगा और वो बच्चे को जन्म देने वाली प्रक्रिया से गुजरने लगता है, यानी कि वो प्रजनन क्षमता को प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त शरीर पर बाल अधिक मात्रा में उगाते हैं, जो कि बच्चों की शारीरिक परिपक्वता को परिलक्षित करती है। लड़कों के अंदर दाढ़ी मूंछ आना, शरीर पर बाल आना, आवाज़ का भारी होना, कंधों का चौड़ा होना, ठीक है, इनके शरीर में वजन का बढ़ना, मांसपेशियों का ना जो है मांसपेशियां उनकी शदद हो जाती है ना। तो इस तरह के कुछ लक्षण लड़कों में दिखाई देते हैं। और लड़कियों के अंदर जो है शरीर में कुछ परिवर्तन आने लगता है, आकृति उनकी चेंज होने लगती है। ठीक है, आवाज़ उनकी कोमल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से परिवर्तन लड़कियों में भी आते हैं। लड़कों की आवाज़ कठोर और लड़कियों की कोमल हो जाती है। अगला भावात्मक परिवर्तन, यानी भावनाओं में भी कुछ परिवर्तन आता है।
तो आपने देखा होगा एक 10 8 9 साल का बच्चा होता है वो किस तरह से हरकतें करता है, शैतानियाँ करता है, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर वो रोने लगता है ना, जिद करता है। लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था में बच्चे आते हैं, है ना, तो उनमें कुछ भावनाओं में कुछ परिवर्तन आने लगता है। तो देखो, इस अवस्था में किशोर क्रोध, प्रेम, भय और खुशी आदि भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। देखो, इस अवस्था में जो है किशोरों को बहुत अधिक क्रोध भी आता है, साथ में उनको प्रेम भी उभरता है, भय लगता है और खुशी की भावना भी उनमें होती है। इस अवस्था तो ये जो है उनको नियंत्रण नहीं कर पाता। अगर क्रोध आ गया तो नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, ठीक है, प्रेम की भावना तो उसको भी नियंत्रण वो नहीं कर पाते हैं। इस अवस्था की आरंभिक अवस्था में विवेकहीन व्यवहार करने लगते हैं। देखो, जो इस अवस्था की जो आरंभिक अवस्था होती है उसमें उनमें इतनी सोच समझ नहीं होती है, जिसके कारण कुछ विवेकहीन, यानी वो बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य कर लेते हैं। अधिक गुस्सा आ गया तो गुस्से के अंदर किशोरावस्था कुछ आपराधिक कार्य भी कर बैठता है ना। तो ये जो है इस अवस्था में उनमें इतनी समझ नहीं होती, वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता। यदि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है तो वह खुश हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था की आरंभिक अवस्था में बच्चा अक्सर चिड़चिड़ा होता है, आसानी से उत्तेजित हो सकता है और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बजाय उसमें बह जाता है। हालांकि किशोरावस्था के बाद के वर्षों में वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है, लेकिन जब किशोरावस्था की बाद की अवस्था होती है, मतलब वो 18-19 साल का हो गया, तब वो उसकी भावनाओं में कुछ नियंत्रण, कुछ ठहराव आने लगता है और भावात्मक रूप से स्थिर भी हो जाता है। उसके अतिरिक्त बच्चा अपनी आत्मचेतना, आत्मसम्मान और आत्मगौरव के विषय में बहुत चिंतित रहता है। उनका वो अपने आप का जो आत्मसम्मान, उसको कोई थोड़ा सा कुछ कह देता है किसी के सामने तो वो अपनी बेइज्जती महसूस करने लगता है, ठीक है। वो अपनी आत्मचेतना है, आत्मगौरव है, इसके प्रति भी वो ज़्यादा जागरूक रहता है। उदाहरणतः यदि दूसरों के सामने माता पिता उन्हें डांट देते हैं तो वे अपने आप को बेहद शर्मिंदा महसूस करते हैं। अगला सामाजिक परिवर्तन। देखो, किशोरों में सामाजिक परिवर्तन भी आता है। देखो, किशोर जो होते हैं यानी एडोलिसेंट जो होते हैं का परिवार के साथ संबंधों में परिवर्तन आता है। अब अपने परिवार के जो लोग हैं उनके साथ उनके थोड़ा संबंध में परिवर्तन आने लगता है, वो परिवर्तन दिखाई देते हैं किशोरों में। वे अपने माता पिता से खुद को पृथक कर लेते हैं। किशोर अपने माता पिता के स्थान पर दोस्तों को अधिक महत्व देने लगते हैं। तो आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता के ज़्यादा सानिध्य में रहता है, नज़दीक रहता है, उनके पास रहना पसंद करता है। लेकिन जैसे वो किशोर अवस्था को प्राप्त करता है वो ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने हम उम्र में रहना पसंद करता है। उसमें अपने मित्रों के प्रति सदैव भावना, लगाव एवं विश्वास बढ़ जाता है और अपने मित्र के प्रति यानी पूरी ईमानदारी बढ़ता है, ठीक है। जबकि माता पिता के साथ कई बार संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, यानी ज़्यादा उनको महत्व लगते हैं। जो मित्र जो बात कहेगा वो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, माता पिता की बात को वो नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में उनके संघर्ष की भावना माता पिता के साथ पैदा हो जाती है। इस उम्र में उनके लिए स्वतंत्रता का महत्व अधिक बढ़ जाता है, यानी वो खुला रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। किसी की पाबंदी है उनको वो बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए वे अपनी समस्या को हल करने के लिए माता पिता से कोई मदद नहीं लेना चाहते। इसके अतिरिक्त वे अपने मित्र समूह में स्वीकृति को पसंद करते हैं। इस अवस्था का अंतिम चरण आते आते तक वह किशोर बालक समाज के मानदंडों के अनुसार व्यवहार करने में सक्षम हो जाता है ना। शुरुआत में वो मित्र के अकॉर्डिंग कार्य करेगा, उनको मित्र की बातें अच्छी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, किशोर अवस्था का अंतिम पड़ाव आता है, तब तक वो अपने जो उनके समाज में क्या मान्यता है, समाज के कुछ नियम है उनको मानने लग जाता है, उनको समझने लगता है। क्योंकि अब तक वह उचित अनुचित के बीच अंतर को समझने लगता है, यानी सही क्या है, गलत क्या है, किस तरह से हमें समाज में व्यवहार करना चाहिए, समाज के नियम हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए क्या बनाए गए, उनको मानने लगता है और समझने लगता है। अगला संज्ञानात्मक परिवर्तन। देखो, इस अवस्था में किशोरों की सोच अमूर्त हो जाती है। देखो, अवस्था में सोच यानी किशोर अवस्था में अमूर्त होना, यानी कि वो कल्पनाओं में सोचता है ना। अमूर्त सोच मतलब ये होती है कि वो अपने दिमाग अंदर ही अंदर कुछ सोचता है। छोटा बच्चा कुछ सोचता है तो वो फट देने से मुंह पे बोल देता है कि हाँ ऐसा ऐसा होना, ऐसा मैं सोच रही है, ये करना चाहिए ना। लेकिन किशोर क्या करते हैं, ऐसी अवस्था में आते हैं जब तो उनके संज्ञानात्मक परिवर्तन किया तो वो अपने मन ही मन में सोचते हैं, है ना। वो किसी को अपनी सोच को जाहिर नहीं करते। अब वे किसी भी मुद्दे पर तर्कसंगत ढंग से सोच सकते हैं। कभी कभी वे कई मुद्दों का बड़े गंभीर रूप से विश्लेषण करते हैं, जैसे चीज़ें कैसी होती है और वे कैसे हो सकती है, ताकि वे हर मामले पर प्रश्न कर सके। और उनके माता पिता सोचते हैं कि उनका बच्चा केवल बहस करने के लिए इस हर विषय पर सवाल उठाता है। तो देखो, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब वो हर विषय पर तर्कसंगत सोचता है, तो माता पिता से कई बार वो तर्कसंगत बातचीत भी करता है ना। तो माता पिता को ऐसा लगता है कि ये जो बच्चा है हर विषय पर कई बार वो बहस करता है, वो बहस नहीं कर रहा होता, अब वो उसका सोचने समझने का दायरा बढ़ गया। ऐसी स्थिति में माता पिता को उसकी तो मनोवैज्ञानिक समझ होगा, तो माता पिता उसी हिसाब से उसको सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। और उनके सवालों का जो किशोरों के सवाल होते हैं, जो तर्क होते हैं, उसको वो अच्छे से समझ पाएंगे। जबकि वे इस अवस्था में विवेकशील हो जाते हैं, क्योंकि वो इस अवस्था में क्या होते हैं, सोचने समझने लायक हो जाते हैं। वे अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, तब अपने आसपास के हर मामले में अपनी तरह से तर्क देने की कोशिश करते हैं। तो आसपास में जो भी मामला होता है उसमें वो अपनी तरह से
अपनी तरफ से सोचते हैं और तर्क करते हैं, और यह बदलाव उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जैसे पारस्परिक संबंधों, आपस के जो संबंध होते हैं, राजनीतिक, धर्म, दर्शन और नैतिकता, दोस्ती, विश्वास, लोकतंत्र, निष्पक्षता और ईमानदारी जैसी अवधारणाओं में उनकी रुचि बढ़ जाती है। अपने आसपास की चीज़ों पर उनकी पसंद नापसंद दृढ़ होती जाती है। उदाहरणतः यदि किसी लड़की अथवा लड़के को कोई विशेष प्रकार के कपड़े पसंद आते हैं तो वे वही पहनना पसंद करेगी। तो ये चीज़ें भी आपने किशोरावस्था में देखी होगी। देखो, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है वो हम देखेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कॉलम क को हमें कॉलम ख से मिलाना है। तो कॉलम जो क है उसका पहला है, इसको हमें इनसे मिलाना है कि इनमें कौन सा इसका सटीक उत्तर बैठता है। सामाजिक परिवर्तन, देखो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है पारस्परिक संबंध, जो आपस के संबंध होते हैं सामाजिक संबंध के अंतर्गत रखे जाते हैं। फिर है भावात्मक परिवर्तन, तो भावात्मक परिवर्तन में आएगा क्रोध, हमने पढ़ा था क्रोध है, प्रेम है ना, ये भावात्मक संबंध में आते हैं या भावात्मक परिवर्तन में आते हैं। अगला संज्ञानात्मक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन मस्तिष्क संबंधी यानी सोचना, विचारना, समझना, ये मस्तिष्क से संबंधित है। लैंगिक परिवर्तन में आएगा शरीर संबंधी, ठीक है, ये शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दूसरा है कि किशोर अवस्था सामान्यतः 13 से 19 वर्ष की वर्षों में आरंभ होती है। तो देखो वहाँ तो 10 से 19 दे रखा, लेकिन ये 13 से 19, अगर हम देखे जाए मनोवैज्ञानिक तरीके 13 से 19 वर्षों से में आरंभ होती है। फिर है किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था एवं वयस्क अवस्था, ये आएगा वयस्कता, है ना, वयस्कता के बीच की अवस्था है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वयस्कता के बीच की अवस्था है। तो किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था एवं वयस्कता के बीच की अवस्था है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व की अवधारणा, देखो व्यक्तित्व क्या होता है, यानी कि व्यक्तित्व क्या यानी होती है पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी हम किसे कहते हैं, तो एक आम आदमी के लिए व्यक्तित्व शब्द का अर्थ है सुंदर एवं आकर्षक व्यक्ति। उसके लिए शारीरिक स्वरूप की व्यक्तित्व की परिभाषित करता है। देखो एक व्यक्ति के लिए, एक आदमी के लिए, आम आदमी के लिए व्यक्तित्व का मतलब क्या है कि वो कहे कि हमें शारीरिक रूप से आकर्षक दिखूँ, मैं सुंदर दिखूँ, है ना, यही मेरे लिए व्यक्तित्व है। एक व्यक्ति दूसरे के साथ जितनी अच्छी तरह से बातचीत करता है, इससे दूसरों को ये पता चलता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। ऐसे व्यक्ति जो अच्छे नहीं दिखते या अच्छे ढंग से कपड़े नहीं पहनते अथवा ठीक से बातचीत नहीं करते, उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं माना जाता। व्यक्ति के बाहरी व्यवहार या चरित्र को व्यक्तित्व समझा जाता है। देखो व्यक्ति के जो बाहरी व्यवहार होता है, उसका जो चरित्र होता है, उससे बातचीत करने का ढंग होता है, उठने बैठने का तरीका होता है, ये सभी उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी तो व्यक्तित्व को चरित्र के समकक्ष समझा जाता है, तो कभी कभी व्यक्तित्व को जो है चरित्र के ही बराबर समझा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये व्यक्तित्व की सही अवधारणा नहीं है। अब हम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई व्यक्तित्व की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, जो ये स्पष्ट करने में मदद करता है कि व्यक्तित्व क्या है। कि हम ये देखेंगे कि व्यक्तित्व वास्तव में होता क्या है। देखो व्यक्तित्व का मतलब होता है मनोशारीरिक और प्रणालियों का वह गतिशील संगठन जो उसके वातावरण के साथ उसके अद्वितीय सामंजस्य को निर्धारित करते हैं। यानी व्यक्तित्व का मतलब होता है मनोशारीरिक, यानी कि हमारा जो बाह्य रूप और आंतरिक रूप, ठीक है, ये व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है जो हम हर वातावरण के साथ सामंजस्य कर लेते हैं। विभिन्न लेखकों ने अलग अलग शब्दों में व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। मनोवैज्ञानिकों के शब्दों में के अनुसार व्यक्तित्व में न केवल शारीरिक विशेषता सम्मिलित है, बल्कि उसमें व्यक्ति की उन सभी विशेषताओं को भी सम्मिलित किया जाता है जो उसके सामाजिक प्रस्तुतिकरण पर आधारित होते हैं। उसमें उसके देह की बनावट, व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार आता है। ये समस्त विशेषताएं एक लंबे अवलोकन का परिणाम है। यानी उसकी क्या होते हैं, उसमें शारीरिक बनावट आ गई, यानी देह की बनावट, और व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार भी आता है किसमें, व्यक्तित्व के अंतर्गत। ये समस्त विशेषता एक लंबे अवलोकन का परिणाम, यानी लंबे समय तक उस व्यक्ति को देखने के बाद ही इसका परिणाम हमें पता चलता है। व्यक्तित्व अनुवांशिक प्रवृत्तियों के साथ साथ आसपास के वातावरण से अधिकृत प्रवृत्तियों के समायोजन से बनता है। देखो व्यक्तित्व किससे बनेगा, अगर व्यक्ति का शारीरिक ढांचा हम देखें, यानी कि दैहिक पक्ष, अगर देह की बनावट देखें तो वो तो उसको अनुवांशिक रूप से प्राप्त हुई है, यानी उसके माता पिता जैसे है, उसके शरीर की बनावट जैसी वैसे उसके बच्चे को प्राप्त होगी, है ना। तो वो अनुवांशिक रूप प्रवृत्तियाँ होती है, यानी कि बच्चे का कोई व्यक्ति है, उसके शरीर की बनावट कैसी है, शरीर का ढांचा कैसा है, कैसा लगता है, वो उसके परिवार के ऊपर जाएगा। यानी उसके माता पिताओं में से, उसके परिवार में जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही उसका शरीर का आकृति वैसी बनेगी, है ना। उसकी लंबाई है, उसके बालों का रंग है, आँखों का रंग है, स्किन का रंग है ना, वो अपने परिवार माता पिता के ऊपर जाता है ना। साथ तो ये तो हो गया, एक तो अनुवांशिक प्रवृत्ति उसके व्यक्तित्व पर निर्धारित करती है। दूसरा है उसके आसपास का वातावरण, कि वो आसपास का वातावरण कैसा है, उसमें अगर वो जिस वातावरण में वो रहता है वो भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। मूल रूप से कहा जाए तो व्यक्तित्व की संरचना अनुवांशिकता और आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है।
शारीरिक शिक्षा और खेल के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास, देखो शारीरिक शिक्षा और खेल के माध्यम से भी व्यक्तित्व का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों और खेल गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास, उसी समय में खेल मनोवैज्ञानिकों के लिए रुचि का विषय रहा है। जब से यह शब्द अस्तित्व में आया, मनोवैज्ञानिकों ने उस सभी कारकों का परीक्षण किया जो व्यक्तित्व के विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। हालांकि ऐसे बहुत से निर्धारक होते हैं जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। इन निर्धारकों को मुख्य रूप से 5 सामान्य श्रेणियों में बांटा गया है जो निम्नांकित है। तो ऐसे बहुत से कारक होते हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, तो इन कारकों को सामान्य रूप से 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है शारीरिक विकास, देखो ये 5 श्रेणियाँ हैं जिसमें इसको बांटा गया है। तो ये है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मनोप्रेरक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास। तो ये व्यक्तित्व को इन 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है, यानी कि व्यक्ति को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हो गए? शारीरिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, मनोप्रेरक विकास हो गया, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास। अगला है खेल है एक संपूर्ण शारीरिक गतिविधि। खेल क्या है? एक संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संपर्क में महत्वपूर्ण योगदान देता है। खेलों में मनोरंजन संबंधी खेल, आयोजन खेल, प्रतिस्पर्धा, सामान्य खेल और देसी खेल आदि सम्मिलित हैं। खिलाड़ियों के पास उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के बहुत से अवसर होते हैं। तो खिलाड़ियों के पास ऊंचे स्तर की प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगिताओं में भाग लेने के बहुत से अवसर होते हैं। खिलाड़ियों के लिए खेल वह माध्यम बन सकता है जिससे वे स्वयं को केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक रूप से मजबूत बना सकते हैं। इन विकासों का अपना अपना महत्व है। तो इन सभी विकासों का क्या है? अपना अपना महत्व है। ये किसी भी व्यक्ति को समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने योग्य बनाने में सहायक है होते। इसीलिए अलग अलग समाजों में विभिन्न प्रकार के खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है जो किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, मांसपेशीय, सामाजिक, भावात्मक पक्षों के विकास के विषय में बात करते हैं जो निम्नलिखित है। अब हम देखेंगे कि ये जो सामाजिक, भावात्मक और ये जो विकास है उसके एक एक के बारे में हम जानेंगे। पहला है शारीरिक विकास। देखो शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या आता है? देखो दौड़ना, जॉगिंग करना, घूमना अथवा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तैराकी आदि खेलों के माध्यम से शरीर के अंगों की कार्यक्षमता का विकास होता है। जो लोग कठोर शारीरिक गतिविधियां आदि में भाग नहीं लेते उनकी अपेक्षा खिलाड़ी अपनी परिश्रम क्षमता अधिक बढ़ा लेते हैं। तो खिलाड़ी क्या करता है? वो सभी तरीके की दौड़ भाग में, योगा वगैरह भी करते हैं, व्यायाम वो करते हैं, तो इसमें भाग लेते हैं जिसके कारण वो अपने शरीर की जो परिश्रम करने की क्षमता है वो भी बढ़ा लेते हैं। थकान को भी मैनेज करना उनको आता है। तेजी से अपनी थकान में उबरने की क्षमता को विकसित करने में सक्षम हो जाते हैं। अर्थात जो नियमित रूप से खेल आदि क्रियाओं में भाग लेते हैं वे बिना थके अपने दैनिक कार्य को अधिक अच्छी तरह से कर सकते हैं। साथ ही वे हृदय की कार्यक्षमता, शारीरिक संरचना शक्ति, शारीरिक लचीलेपन जैसे स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं में सुधार कर लेते हैं जो कि शारीरिक कार्य प्रणालियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला सामाजिक विकास। खेल सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में खेल के निर्धारित नियमानुसार प्रदर्शन करना होता है। इस तरह व्यक्ति अपने बेहतर व्यवहार के साथ समाज में रहता है और उन्हीं नियमों के अनुसार व्यवहार करता है जो उनके समाज में निर्धारित किए गए हैं। वे स्वयं को समूह में समायोजित कर सकता है और अन्य व्यक्तियों के साथ अपने स्वस्थ पारस्परिक संबंध विकसित कर सकता है क्योंकि उन्होंने खेलों के माध्यम से दोस्ती और सामाजिक संपर्क की गुणवत्ता विकसित की हुई होती है। उदाहरणतः खेल में कप्तान को हर कमजोर खिलाड़ी को विशिष्ट खिलाड़ी की ही तरह महत्वपूर्ण मानना होता है। देखो खेल के अंदर जो होते हैं कप्तान को एक कमजोर खिलाड़ी को भी एक विशिष्ट खिलाड़ी की तरह ही महत्वपूर्ण मानना होता है। और खेल के अंदर जो भी जिम्मेदारी होती है वो एक अकेले खिलाड़ी की नहीं होती, वो सभी खिलाड़ियों की होती है क्योंकि कोई भी समूह खेल टीम के कुछ अच्छे खिलाड़ी पर ही नहीं टिके। पूरा जो खेल होता है ना, वो एक अच्छे खिलाड़ी पर थोड़ी टिका होता है। वो सभी खेल के अंदर जितने भी खिलाड़ी हो सारी उसमें भागीदारी निभाते हैं, बल्कि यह टीम की प्रत्येक खिलाड़ी पर निर्भर होता है। इस तरह व्यक्ति सीखता है कि दूसरों के साथ सहयोग और समन्वय कैसे विकसित किया जाए। सहभागिता में से भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं, विचार और कौशल बेहतर तरीके से सीखे जाते हैं। सामूहिक खेलों का अपना महत्व होता है। इनके माध्यम से एक बच्चा सीखता है कि वह अपनी चीज़ें टीम के अन्य सदस्यों के साथ कैसे साझा करें। इसके साथ ही सहयोग, समझदारी, मित्रता, खेलकूद, अनुशासन, समर्पण, कानूनों के अनुरूप व्यवहार, कर्तव्य, दूसरों के अधिकारों का सम्मान जैसे आवश्यक सामाजिक मूल्य व्यक्ति के जन्मजात गुणों के स्थान पर शारीरिक गतिविधियों और खेलों में भागीदारी के माध्यम से सीखे जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो खेल के बारे में सीखता है। अगला है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंदर देखेंगे कि एक खिलाड़ी को खेलों में सफलता पाने के लिए बहुत कुशलता से प्रदर्शन करना होता है। खेलों का प्रतिस्पर्धी माहौल समझने और विश्लेषण किए
बिना एक खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। इस तरह खेल के विभिन्न नियमों और विनियमों का ज्ञान प्राप्त करता है, अपने कौशलों को निखारता है और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विभिन्न रणनीतियों को सीखता है। तो खेल की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विभिन्न तरह की रणनीति सीखता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, खेल के अधिक सभी के सभी नियम वो सीखता है। तो ये सभी क्या हो गया? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक मस्तिष्क संबंधी विकास होता है, वो सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। साथ ही वह प्रतियोगिता में कठिन परिस्थिति उत्पन्न होने पर उचित समय पर उचित निर्णय लेने में सक्षम होता है। इस तरह खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने से उसमें निर्णय क्षमता, विचार क्षमता, तर्क क्षमता एवं आलोचनात्मक विचार क्षमता का प्रभावशाली ढंग से विकास होता है। अगला है भावात्मक विकास। देखो, जब कोई खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उसे कई ऐसे परिणाम का सामना करना पड़ता है जो उसमें नियंत्रण से बाहर होते हैं। जब कोई खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उसे कई ऐसे परिणामों का सामना करना पड़ता है जो कि उसके नियंत्रण से क्या होते हैं? बाहर होते हैं, है ना। तो ऐसे कई परिणाम खेल के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी वह प्रतिस्पर्धा हार जाता है, लेकिन फिर भी वह निराश होने के स्थान पर सामान्य व्यवहार करता है। तो ये भावनात्मक हो गया ना, कि वो खेल हार गया लेकिन फिर भी अपनी भावना पर कंट्रोल रखा, अपने दुख पर कंट्रोल रखा और फिर दोबारा वो सामान्य व्यवहार करता है, फिर दोबारा नई तैयारी वो करता है। इसे ही भावनात्मक विकास कहा जाता है। इस तरह प्रतिस्पर्धा के परिणाम का प्रभाव भावनाओं पर नहीं होता। कुछ मामलों में प्रतिस्पर्धा के दौरान खिलाड़ी को अपने गुस्से को नियंत्रित करना होता है और खेल के निर्धारित नियमों के अनुसार समन्वय करना होता है। जो खिलाड़ी में नियंत्रण शक्ति का विकास करते हैं, आत्मसम्मान, आत्मचेतना और प्रेम आदि व्यक्ति की जो आधारभूत आवश्यकताएं होती है वे खेलों के माध्यम से पूरी होती है। अगला मनोप्रेरणा विकास। तो देखो, मनोप्रेरक विकास में क्या आया? खेल के माध्यम से एक खिलाड़ी विभिन्न प्रकार की आवश्यक गतिविधियां जैसे घूमना, दौड़ना, मुड़ना, धकेलना, खींचना, गिरना, पकड़ना आदि सीखता है, जो उसे शारीरिक रूप से पुष्ट, मानसिक रूप से स्वस्थ और समाज में भावात्मक रूप से सुदृढ़ बनाने में सहायता करते हैं। यदि कोई खिलाड़ी किसी विशेष खेल में बहुत अधिक रुचि रखता है तो वह वांछित कौशल के साथ साथ विशिष्ट खेलों के जटिल कौशल भी सीखता है, जो उसे समय और ऊर्जा के न्यूनतम प्रयोग के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। खिलाड़ी अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होता है अथवा परिणामों के लिए अधिक विश्वास के साथ प्रदर्शन कर सकता है। उदाहरणतः लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फुटबॉल को गोल पोस्ट में मारना, साथ साथ न्यूनतम ऊर्जा का विचार बताता है कि न्यूनतम ऊर्जा का विचार बताता है कि एक कुशल प्रदर्शन करता है कौशल को इस तरह से व्यवस्थित करने में सक्षम होता है जिससे कार्य की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को कम किया जा सके। खिलाड़ी का तीसरा गुण कार्य को पूरा करने के लिए कम समय का उपयोग करना है। उदाहरणार्थ, धावकों या तैराकों को अपने प्राथमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम से कम समय में प्रदर्शन करना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो विकास होता है भावनात्मक विकास है। अगला है सीखने की अवधारणा। तो देखो, सीखने की अवधारणा को हम जो है अगले भाग में पढ़ेंगे, वरना ये आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको देखने में भी असुविधा महसूस होगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।